अरे कल ही तो आपने 2 किलो भिंडी ली थी माँ जी, आज फिर से भिंडी ले रही हैं। अरे 2 किलो भिंडी कैसे खत्म हो गई किसी को पता ही नहीं चला, मेरे हिस्से में तो आई ही नहीं, इसलिए आज फिर से लेनी पड़ रही है। 2 किलो भिंडी 4 लोगों में कम पड़ गई, हद है भाई। अरे अब क्या सोच रही है, लाना भिंडी। इतनी सारी सब्जी बनाकर माँ जी आप थक नहीं जाती? अब थक तो जाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, बहू तो है नहीं जो काम में हाथ बटाती। मेरा बेटी है, वो पढ़ती भी है और साथ में जॉब भी करती है। अब तो आप एक बहू ला ही दो माँ जी, अभी आपकी उम्र भी हो गई है और भैया भी शादी लायक हो गए। हाँ, बात तो सही कह रही है, अब हमें भी पवन के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। इमली की बात सुनकर सीमा ने यही बात रात को खाने के टेबल पर छेड़ दी थी, जब वो रसोई से सब कुछ खाना बनाकर ला रही थी। अब इस उम्र में मुझसे तो ये घर का काम, रसोई का काम, आप सबके लिए इतनी सारी रसोई बनाना, ये सब होता नहीं है भाई। करिश्मा तू बैठे बैठे करती क्या है, माँ का हाथ नहीं बटा सकती क्या? अरे मैं पूरा दिन घर में रहती ही नहीं हूँ, मुझे पढ़ाई भी करनी होती है और जॉब पर भी तो ध्यान देना होता है। सही तो कह रही है वो, साथ में क्या क्या करेगी, उसे क्यों डांट रहा है तू? एक काम करो, हम घर में खाना बनाने वाली रख लेते हैं। अरे खाना बनाने वाली पैसे तो लेगी ही, लेकिन वो दिल से खाना थोड़ी ना बनाएगी, वो तो जैसे आया तैसा खाना बना देगी, हमें पसंद आए या ना आए उसे क्या फिक्र। बात तो सही है, एक गृहिणी और काम वाली में फर्क तो होता ही है, लेकिन तुम्हारे घुटने भी अब दर्द करने लगे हैं, इसका कोई इलाज तो करना ही होगा। माँ मैं किसी डॉक्टर से बात करूं? अरे मुझे किसी डॉक्टर की नहीं, बहू की जरूरत है अब, जो इस घर को अच्छे से संभाल सके, हम सबका ख्याल रख सके और इसे अपना घर समझकर अपना सके। और ये काम तो भैया आप ही कर सकते हैं, बस इसके लिए मुझे मत कहना। अब चुप कर तू, बकवास मत कर। बकवास नहीं कर रही है, सच कह रही है, अब मेरी तकलीफ का इलाज तुम्हारे पास ही है। क्या माँ अब भी? हाँ पवन, अब हमें भी लगता है तुम्हें शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। मैंने मोहन जी से बात भी की है, वो तुम्हारे लिए 2-3 रिश्ते लाए हैं। ठीक है पापा, अगर आपकी और मम्मी की यही मर्जी है तो फिर यही सही। पवन के हाँ कहते ही पवन के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश शुरू हो चुकी थी। सीमा ने काफी सारी लड़कियों को देखा, लेकिन उनमें से उसे कोई पसंद नहीं आ रही थी। अरे क्या हुआ माँ जी, आज आपका मूड जरा सा खराब लग रहा है, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ भाई ठीक ही है। ठीक आप बोल तो रही हैं, लेकिन लग नहीं रहा आपके मूड को देखकर, इसीलिए तो आप कितनी देर से बस हरी मिर्ची लिए जा रही हैं। अरे देखिए तो 1 किलो हो गई है। अरे नहीं, हरी मिर्ची 1 किलो नहीं चाहिए, वो बस आजकल ना कोई अच्छी लड़कियां नहीं मिल रही है, जिसे देखो या तो उन्हें बड़ा सा घर चाहिए या फिर आराम। हाँ आपकी बात सही है माँ जी, अब आजकल का जमाना ही ऐसा, क्या करें। लेकिन एक बात पता है, हम कल ही एक लड़की से मिले थे, क्या नाम था उस दीदी का, याद तो नहीं आ रहा। अरे हाँ सुमन। अरे माँ जी आपको क्या बताए, कितनी सुंदर कितनी सुंदर, और तो और सब्जियों की ऐसी परख उन्हें कि आपको नहीं होगी इतनी। अच्छा, और क्या पता है तुझे, जरा बताना तो। अरे अब आप ही सोचे, इतने अच्छी तरह से सब्जी लेती है तो खाना कितना अच्छा बनाती होगी। बात तो सही है, नहीं तो आजकल की लड़कियों को तो नींबू और नारंगी में भी फर्क समझ में नहीं आता। आप कहे तो हम उनकी कुंडली ले आए, अगर तू मेरा ये काम करेगी ना तो मैं तुझे अच्छा सा इनाम दूंगी, पक्का। ठीक है, हमारा तोहफा और इनाम दोनों तैयार रखना फिर माँ जी। इमली सीमा के पास से होते हुए सुमन की यहाँ पहुंचती है, लेकिन यहाँ भी वो वही वाला पैंतरा आजमाती है जो उसने सीमा के साथ अपनाया था। अरे कविता भाभी, आजकल की तो सास आप देखे है, लेकिन हम बता रहे सीमा भाभी इतनी अच्छी इंसान है, इतना अच्छा घर है, और पवन भैया उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। तू सच कह रही है इमली? अरे हम काहे को झूठ बोलेंगे, ये तो सुमन दीदी को देखकर हमें लगा कि उन्हें भी अच्छा सा ससुराल मिलना चाहिए, इसीलिए आपको बता रहे हैं। अगर आप कहे तो हम सुमन दीदी के कुंडली ले जाते हैं। इमली तूने अगर ये काम कर दिया ना तो तुझे 5,000 दूंगी, पक्का, सच कह रही हूँ मैं। हाँ तो फिर हमारा पैसा तैयार रखिए, आप अभी समझिए आपका काम हो ही गया बस। इमली ने दोनों की कुंडली लाकर दोनों परिवारों को दे दी, और संयोग से पवन और सुमन के परिवार को शादी की बात पसंद भी आ गई और दोनों की शादी का मुहूर्त भी निकल गया। सीमा भाभी लाओ हमरा तोहफा। हाँ ये ले तेरा तोहफा, इसमें बढ़िया सी साड़ी है, और ये ले तेरे 5,000 रुपये मेरे बेटे का रिश्ता करवाने के लिए। लगता है मेरे को अब यही काम शुरू कर देना चाहिए, बैठे बैठे इतने पैसे मिल गए। और ये ले मिठाई का डब्बा,
अब जल्द ही तेरी सुमन दीदी तुझसे सब्जी लेती हुई दिखाई देगी यहाँ। अरे हाँ हाँ, आपको किसी और का भी रिश्ता पक्का करवाना हो तो बोलना, मेरे पास ना बहुत लायक ग्राहक है, करवा देगी चक्कस। ठीक है ठीक है। यहाँ सीमा इतनी खुश थी कि अब उसे रसोई से छुटकारा मिलने वाला है। वहां सुमन इतनी खुश थी कि उसके ससुराल वाले बड़े ही अच्छे हैं और घर में कोई इतने खास लोग भी नहीं है जो उसे परेशान कर सके। छोटी फैमिली सुखी फैमिली, यही सही है। मैंने तो देखा है, मम्मी मेरी सहेलियों ने इतने बड़े बड़े परिवारों में शादी की है कि उन्हें सारा दिन रसोई में ही खड़े रहना पड़ता है। तभी तो मैंने तेरे लिए ऐसा रिश्ता ढूंढा जहां तुझे बस 5 लोगों का ही खाना बनाना होगा। हाँ मम्मी, आप नहीं जानते मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि सारा दिन रसोई में खड़े रहना मुझसे नहीं होने वाला। अरे होता तो मुझसे भी नहीं था, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने ऐसे परिवार में रिश्ता करवा दिया था जहाँ तेरे ताऊ जी, दादाजी, दादी जी सब लोग साथ में रहते थे। इतनी सारी रसोई बनती थी कि मुझे तो खाने की इच्छा ही नहीं होती थी बनाते बनाते। हाँ चलो, मैं तो इन सबसे बच गई। सुमन को कहाँ पता था कि वो जिस बात की खुशी मना रही है वो खुशी कभी नहीं मिलने वाली, क्योंकि अरे भाई सब कुछ यहीं बता दूंगी तो आप लोग देखेंगे क्या? चलिए ना साथ में देखते हैं। आइए, क्या हाल होता है हमारी सुमन का शादी के बाद, देखते हैं। क्या बात है, शादी के बाद तो तुम और भी चमकने लगी हो। क्यों ना चमकू, मैं नई दुल्हन हूँ, मुझे तो चमकना ही चाहिए। रसोई में भी ऐसे ही जाओगी? आज तुम्हारी पहली रसोई है ना? हाँ तो क्या हुआ, हम 5 लोग तो है, खाना बनाना ही कितना है, वो जल्दी बन जाएगा। ये साड़ी और कंगन में मैं बिल्कुल परेशान नहीं होंगी, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा चलो, बात तो बस तुम्हारी सहूलियत के लिए कह रहा था, अगर तुम खुश तो हम भी खुश। हाँ चलिए अब नीचे चलते हैं, आज मेरी पहली रसोई है। अरे देखो तो मेरी नई बहू कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल लक्ष्मी स्वरूप लग रही है। थैंक यू माँ जी। भाभी आप सच में बहुत सुंदर लग रही है। अरे नजर मत लगा मेरी बहू को। अच्छा बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, आज तुम पहले कुछ मीठा बनाना और उसके बाद जो तुम्हें अच्छा लगे बना देना। आप सब पनीर की सब्जी और रोटी खाते हैं ना? हाँ हाँ बहू, तुम जो भी बनाओगे हम खा लेंगे, बनाओ जो भी बनाना है। कितने अच्छे हैं मेरे ससुराल वाले, कोई डिमांड ही नहीं है, जो भी बनाओ खा लेंगे। आओ बहू, मैं तुम्हें रसोई दिखा देती हूँ, चलो। जी माँ जी। सुमन रसोई में जाती है और देखती है कि इनकी रसोई नॉर्मल रसोई से कुछ अलग थी। यहाँ छोटे छोटे डब्बे नहीं, लेकिन बड़े बड़े डब्बे भरे हुए थे, वो भी राशन के। लगता है घर में पूरे साल का राशन भरवा कर रखते हैं मेरे ससुराल वाले। देखा बहू, ये है सारे मसाले, ये है राशन, ये है फ्रिज, यहाँ सब कुछ भरा हुआ है, अब तुम्हें जो बनाना है बनाओ। माँ जी वो पनीर है ना घर में, मैंने कहा ना मुझे पनीर की सब्जी और रोटी बनानी है। हाँ बहू, पनीर तो पड़ा हुआ है फ्रिज में, तुम जितना चाहे उतना ले सकती हो। ठीक है माँ जी। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर सास चली जाती है रसोई से। अरे यहाँ तो 5 किलो पनीर पड़ा हुआ है, इतने पनीर का क्या करते होंगे? शायद शादी में खाना बनवाते वक्त बच गया होगा तभी यहाँ रख दिया होगा, लेकिन मुझे तो बस 200 ग्राम ही पनीर की जरूरत है। ये 2 टमाटर, अरे वाह सलाद भी पड़ा है यहाँ, चलो अच्छा है, मैं खाने के साथ सलाद भी काट दूंगी, खाने का स्वाद दुगना हो जाएगा। सुमन मीठे में मूंग दाल का हलवा बनाती है, पनीर की सब्जी, रोटियां, साथ में ककड़ी, गाजर, टमाटर, प्याज, मूली, सब में चाट मसाला डालकर एक अच्छा सा सलाद भी तैयार कर देती है। चलो खाना तो बन गया, अब टेबल पर लगा देती हूँ। अरे रसोई से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, खाना बना कि नहीं? हाँ हाँ खाना बन गया है, बस मैं आ ही रही हूँ। ये लीजिए खाना बन गया है, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ भाई जल्दी से लगा दो बहू, बड़ी तेज भूख लगी है। बहू ये इतने छोटे बर्तन में आज सब्जी क्यों बनाई है? छोटे बर्तन में? ये कढ़ाई इतनी बड़ी तो है। ये कढ़ाई कहाँ बड़ी है, इसमें तो मम्मी बस एक इंसान का खाना बनाती है। कुछ भी मजाक मत करो करिश्मा। मैं मजाक क्यों करूंगी आपसे भाभी, लगता है मम्मी आपको बताना भूल गई कि इस घर में सब्जी की क्वांटिटी कुछ ज्यादा ही खाते हैं। हाँ ठीक है ना, मैंने ज्यादा ही बनाई है सब्जी, देखो देखा ज्यादा है ना। ये ज्यादा नहीं है, इतनी सब्जी तो हमारे घर में पापा ही खा जाएंगे भाभी। क्या? हाँ बहू, मैं तुझे बताना ही भूल गई, यहाँ इस घर में रोटी भले ही 2 खाते हैं, लेकिन सब्जी कढ़ाई भर कर खाते हैं। सब्जी के बिना इनका पेट ही नहीं भरता। लेकिन मेरी गलती है, मैंने बहू को बताया नहीं था, इसलिए कोई बहू को कुछ नहीं कहेगा भाई। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अब उसे पता चल गया ना, अब से वो ज्यादा बना देगी।
ज्यादा मतलब कितना खाते हैं ये लोग सब्जी मम्मी जी? देखो, अगर हम लोग 5 लोग हैं ना, तो ऐसे समझ लो कि 15 लोगों की जितनी सब्जी खा लेते हैं बस। 15? तभी मैं कहूँ फ्रिज में 5 किलो पनीर क्यों पड़ा था। अच्छा, एक काम करते हैं, आज बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं सब्जी। हाँ रुको, मैं भी कर देता हूँ। 5 सब्जी का ऑर्डर दे दो। 5 सब्जियां? सुमन के तो होश उड़ गए थे ये सोचते सोचते। अब उसे रोज पूरी जिंदगी 15 लोगों का खाना बनाना होगा। लेकिन अब ससुराल वालों को खाने के लिए मना थोड़ी ना कर सकती थी, इसलिए उसने इस चीज के साथ भी समझौता कर लिया। कोई बात नहीं सुमन, तू कर लेगी। कल तो सबने बाहर से ऑर्डर करके खाया है, लेकिन आज तो मैं सबको अच्छे से खाना खिला कर रहूंगी। आज मैं छोले बना देती हूँ और सबको अच्छे भी लगेंगे। एक काम करती हूँ, ये बड़ा सा बर्तन लेती हूँ और उसी में बना दूंगी। सुमन, आज सब्जी पर थोड़ा ध्यान रखना बेटा, अब तो तुम्हें पता चल गया है ना। जी माँ जी, मैंने कल देखा था वो नजारा, कैसे ये लोग एक रोटी के टुकड़े के साथ एक इंसान जितनी सब्जी खाता है उतनी सब्जी खा रहे थे। तभी मैं समझ गई थी मेरा कल्याण होने वाला है। मैंने इतने साल इस रसोई को संभाला है, मुझे पता है सब कुछ कितना मुश्किल होता है, लेकिन अब घर वालों को भूखा तो नहीं रख सकते। जी माँ जी, मैं समझ गई, आप चिंता मत कीजिए। मैं ना आज ये बड़े से बर्तन में छोले बना रही हूँ। आज सब्जी की कमी नहीं होगी किसी को। आज सब्जी की कमी नहीं होगी ऐसा सुमन को लगा था, लेकिन उसने जितने बड़े बर्तन में खाना बनाया वो सब कुछ साफ हो चुका था। खाली बर्तन पड़ा था और सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे। और रसोई में क्या है? छोले? आपको क्या लगता है मैंने वहां छोले की नदी बनाई है, जो यहाँ इतने बड़े बर्तन में लाने के बाद भी अब वहां रसोई में छोले रखूंगी? आज छोले बड़े ही चटपटे बने थे, लेकिन ठीक है, अब मुझे इतना ज्यादा नहीं मिले तो कोई बात नहीं। अरे तुमने 3 प्लेट छोले खाए हैं? हाँ, तभी तो भाभी सिर्फ 3 प्लेट से मिले मुझे। सिर्फ 3? मैं यहाँ 4 चम्मच नहीं खा पाई हूँ छोले। कैसे लोग हैं ये? अरे कोई बात नहीं, कल बहू थोड़ी और ज्यादा सब्जी बना देगी, अब कोड़ मत करो, चलो। और ये सलाद तो किसी ने खाया नहीं? अरे सलाद तो ये लोग थोड़ा थोड़ा ही लेते हैं, आधा छोड़ देता है। ले जा बहू इसे। अगले दिन सुमन का सामना इमली से होता है, जहां वो सब्जी लेने बाहर आई थी। उसे देखकर पहले तो सुमन को बड़ा ही गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। क्या सुमन दीदी, कैसन है आपके ससुराल में सब? मैंने कहा था ना ऐसे ससुराल आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा ससुराल और होगा भी कहाँ। आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने मुझे इस मुसीबत में डाला। मेरा मतलब है कि इस ससुराल में डाला। अभी आप एक काम कीजिए, 4 किलो बैंगन दे दीजिए। कोई मेहमान आ रहा है क्या दीदी? आपको तो पता ही इस घर के लोग सब्जी खाते नहीं है, बस उसमें डुबकी लगाते हैं, इसलिए 4 किलो ले रही हूँ। आपको तो पता ही होगा नहीं? लगता है इसको भी रोज बहुत सारी सब्जी बनानी पड़ रही है। देवारे में निकलती है, या ऐसा ना हो कि सुमन दीदी मेरे कोई पीटने ना लग जाए। क्या हुआ, आपको कुछ याद आ रहा है? कुंडली, रिश्ता, अच्छा ससुराल। मैं चलती है दीदी, ये लो आपके 4 किलो बैंगन। इमली तो सुमन से पीछा छुड़ाकर भाग गई, लेकिन सुमन इस मुसीबत से भाग नहीं पा रही थी। वो रोज जितनी भी सब्जी बनाती वो कम पड़ जाती, इसलिए अब उसे 2-2, 4-4 सब्जी बनानी पड़ रही थी। लेकिन आज जब उसने फ्रिज में सलाद की प्लेट को देखा तो उसके दिमाग की घंटी कुछ इस तरह बजी कि आज कुछ कमाल ही हो गया। क्या बात है, आज तो 2-2 सब्जियां हैं। हाँ लीजिए ना सब लोग, खाइए खाइए। आज तो खाने में मजा ही आ गया। सच में बहू, आज तो हमने पेट भर के खाना खाया। हाँ, आज बड़े दिनों बाद मैंने भी 4 प्लेट भरकर खाना खाया। आज पहली बार हुआ है कि इन लोगों को सब्जी कम नहीं पड़ी। मैं तो ये कभी नहीं कर पाई बहू। बस माँ जी, सब आपका आशीर्वाद है। सुमन रसोई में आती है और आज वो बड़ी खुश थी, क्योंकि आज किसी ने भी शिकायत नहीं की कि सब्जी कम है। लेकिन सीमा को चैन नहीं आ रहा था कि ये चमत्कार हुआ तो कैसे हुआ। बहू, मैं आज तक ये कमाल नहीं कर पाई हूँ, लेकिन ये तूने किया कैसे? अरे माँ जी कुछ नहीं, मैंने नोट किया कि ये लोग सब्जी तो अच्छे से खाते हैं, लेकिन सलाद को हाथ तक नहीं लगाते। बस मैंने सलाद की हरी सब्जी बनाकर सामने रख दी इनके। अब 4 किलो बैंगन के साथ इन्होंने सलाद की सब्जी भी खा ली, जिससे इन सबका पेट पूरी तरह से भर गया और हमारा काम भी हो गया। वाह बहू, तू तो बड़ी ही स्मार्ट निकली, सलाद की ही सब्जी बना दी। इमली ने सच कहा था, तू बड़ी ही स्मार्ट है, उसे तो इनाम देना ही पड़ेगा। मेरा तो मन उसे लात मारने का है। कुछ कहा क्या? नहीं कुछ नहीं माँ जी, मैं सलाद काट लेती हूँ कल के लिए।
माँ जी, इसमें जरा पानी तो ला के देना। बहू तू प्लीज ध्यान से कर ये सब, कहीं तू गिर ना जाए। अरे मैं नहीं गिरती फिरती, ध्यान से ही तो करती हूँ सब। आप ना खामखा टेंशन लेते हैं माँ जी। दीजिए पानी, डालूं मैं अपने प्यारे प्यारे पौधों को। और हल्के हल्के से गाना गाते हुए मीशा, जिसे अपने गमले और उनमें डाले हुए पौधों से बहुत प्यार था, पौधों में पानी डाल ही रही थी कि अचानक से तेज हवा आई और उसका हाथ एक गमले पर लगा, नीचे सोसाइटी से। अरे मीशा, ये क्या तरीका है गुड मॉर्निंग बोलने का? सीधे मेरे सर पर पट से हेडशॉट। अरे शैला, क्या हुआ? आई एम सो सॉरी। और मीशा भाग कर नीचे गई। आई एम सॉरी मेरे प्यारे पौधे, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? रो मत, तुम्हें अभी एक नए गमले में डालते हैं, ठीक है? और मेरा प्यारा तुलसी का पौधा। अरे मीशा, यहाँ मेरे सर पे लगा है और तुझे अपने पौधों की पड़ी है। अरे शैला, ठीक है ना, तुझे लगी तो नहीं ना? बस जस्ट चिल यार। और इतना कहकर मीशा वहां से चली जाती है। शाम को डिनर टेबल पर। मीशा बेटा, सुना है आज तुमने शैला के सर पर गमला फोड़ दिया? हैं? अरे वो तो हवा आई थी तो गिर गया, पर मेरा पौधा ना सही सलामत है। हाय मेरा गुलाब का पौधा। मीशा, बात वो नहीं है, पूरी सोसाइटी तुमसे तंग है। कभी किसी पे पानी डाल देती हो, कभी किसी के सर पर गमले फोड़ती हो। ऐसा नहीं चलेगा, बिल्डिंग वाले काफ़ी नाराज़ है। इससे अच्छा तुम एक काम करो, बिल्डिंग के गार्डन में गमले लगा दो। ऐसे तुम नीचे भी चली जाओगी और तुम्हारे पौधों को दोस्त भी मिल जाएंगे। राजीव जी, ओ माय गॉड, कितना सोचते हैं आप मेरे प्लान्स के बारे में। थैंक यू, यू आर द बेस्ट। और अगली सुबह मीशा गई बिल्डिंग के गार्डन में, पर ये क्या, वहां पर तो अलग ही कुछ चल रहा था। उधर सारे पौधे हटाए जा रहे थे और सीमेंट लगाने की प्लानिंग हो रही थी। अरे ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे मैडम जी, यहाँ ना पार्किंग का जगह बन रहा है। पर क्यों? अरे मैडम जी, क्योंकि गाड़ी पार्क कहाँ करेंगे, कोनो जगह ही ना बचा। ये कहकर वो मजदूर चला गया, पर मीशा सोच रही थी, ओ गॉड, अब क्या, कुछ तो करना पड़ेगा। और अगली सुबह पूरी बिल्डिंग में शोर मच जाता है। ये क्या हुआ है, मैं अपनी गाड़ी पार्क कैसे करूं? आप तो पार्क करने की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ से निकालूं कैसे? सामने इतने गमले रखे हैं। बच्चों को यहाँ ले आओ, हम गेट के अंदर नहीं आ पाएंगे। मम्मी, मेरे ऊपर मिट्टी गिर गई, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। अरे बेटा, ये कीचड़ कहाँ से आ गया? मैं तो नहीं जा पाऊंगी, ना ना ना। रात को मीशा ने अपने सारे गमले बिल्डिंग में पार्किंग की जगह पर रख दिए थे, पर अब ये बाकी के लोगों के लिए परेशानी हो गई थी। इतने में मीशा बाहर आती है सब्जियां काटते हुए और कहती है, क्या है भाई साहब, सुबह सुबह आप इतना चिल्ला रहे हो? और क्या खराबी है इन पौधों में? इतना अच्छा लग रहा है सब कुछ, सब हरा भरा लग रहा है, ताज़ी हवा आ रही है, और क्या चाहिए? अरे भाभी जी, आप देख नहीं रही, सबको दिक्कत हो रही है। आप प्लीज अपने गमले हटाइए और अपने घर में ले जाइए। हाँ, अपने घर में लगाओ भाई, जो भी लगाना है। अरे नहीं नहीं, उस दिन ये लड़की ने एक गमला मेरे सर पर फोड़ दिया। भाभी जी, गमला फोड़ दिया? माना कि शैला जी की भी जुबान पर कोई काबू नहीं है, पर इसका ये मतलब तो नहीं ना कि सच में सर ही फोड़ दोगे आप उनका। वैसे शैला जी, आपको चोट तो नहीं लगी ना? हैं? तुम चाहते हो कि मुझे चोट लगे? हैं? देखो, आजकल के बच्चों को कोई शर्म लिहाज ही नहीं रहा। अरे कोई मुझे यहाँ से पार करा दो। कोई ये प्लांट्स हटाओ, मुझे मच्छर काट रहे हैं। और ऐसे माहौल में मीशा चिल्लाते हुए कहती है, बस करो सब, गमले हटवाने आप लोगों को? जाओ, नहीं हटाऊंगी, जो करना है करो। और अगर किसी ने ज्यादा होशियारी की तो मेरे हाथ में जो चीज पहले आएगी ना, मैं उसी से मार दूंगी। अरे इसके हाथ में चाकू है। अरे देखो जरा, सब पीछे हट जाओ। अरे सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं है। बस मेरे गमले कहीं नहीं जाएंगे, कह दिया, कहीं नहीं जाएंगे। अगली सुबह जब मीशा अपने गमले देखने गई तो ये क्या, गमले तो थे ही नहीं।
मेरे गमले कहाँ गए? हाय, कहाँ है मेरे गमले? देखिए मैडम, आपके गमले हटा दिए गए हैं। इधर उधर देखिए, बाकी सामान के साथ होगा। मीशा को अब गुस्सा आ गया। वो फौरन जाकर अपने गमले देखती है और जोर जोर से शोर मचाती है। ये क्या किया? मेरे पौधे तोड़ दिए, गमले तोड़ दिए। अब क्या करूं मैं? इतने नाजों से मैंने इनको पाला, इनका ख्याल रखा, इतनी केयर की थी, और इन्हें देखो, पार्किंग के लिए इन्हें फेंक दिया। अब देखो मैं क्या करती हूं। और इसके बाद मीशा ने जगह जगह उन पौधों को लगाना शुरू कर दिया। उस दिन ना उसके सास ससुर को सुबह की चाय मिली, ना उसके पति को ऑफिस के लिए लंच। बस पूरा दिन मीशा घूम घूम कर अपने पौधे लगाती गई। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, पर उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ा। बेटा, तुम ये क्या कर रही हो? हमारी गाड़ियां कहाँ पार्क करेंगे हम? सड़क पर तो नहीं कर सकते ना। मुझे नहीं पता, पर अब मैं तो ये गमले सब जगह लगाऊंगी ही लगाऊंगी। अगले दिन मीशा के घर की डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलने पर राजीव देखता है कि बिल्डिंग के आधे लोग उसके घर के बाहर खड़े हुए थे। आप सब यहाँ क्या हुआ? कोई बात हो गई है क्या? देखो राजीव, तुम लोग यहाँ कई सालों से रह रहे हो, इसलिए प्यार से कह रहा हूँ, अपने गमले उठाकर कहीं और रखो। तभी मीशा तेज कदमों से बाहर आती है। अरे मुझसे बात कीजिए ना, मुझसे। इनसे क्यों कह रहे हैं आप? मेरे गमले हैं ये, क्या दिक्कत है? हाँ, तुम्हारे गमले ठीक वही हैं जहाँ हमारा पार्किंग का एरिया बनने वाला है, और तुम्हें ये सब हटाना होगा ताकि हमें अपनी जगह मिल सके। क्यों? पार्किंग इतनी जरूरी है क्या कि नेचर के ऊपर आपको ये पार्किंग जैसी फिजूल चीजें दिख रही हैं? ये पार्किंग किस चीज की जगह पर आ रही है? सोसाइटी के गार्डन की जगह। ओ, तो गार्डन जा रहा है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वही तो जगह है जहां बच्चे खेल सकते हैं, बुजुर्ग वॉक कर सकते हैं, हम औरतें शाम को आकर चैन की सांस ले सकती हैं। ये नहीं दिखाई देता आपको? देखो मैडम, ये सेंटी बातें छोड़िए और सोसाइटी ने जो फैसला लिया है उस पर हमें काम करने दीजिए। ओके, प्लीज़ ये गमले हटाइए और हमें अपनी स्पेस लेने दीजिए। इतना कहकर सब चले जाते हैं। अब मीशा गार्डन के बीचों बीच अपने गमलों के साथ बैठ जाती है। अरे ये क्या हरकत है? नरेंद्र भाई साहब, समझाइए ना बहू रानी को। अरे बेटा, क्या कर रही हो? ऐसे कब तक चलेगा? अब मुझे भी लग रहा है कि बहुत हो गया। चलो। बाहो, चल यहाँ से। देख सब कैसे हंस रहे तुझ पर, बातें बना रहे। चल ना बेटा यहाँ से। मीशा चलो, दिस इज सो एम्बेरेसिंग। सबकी लाख कोशिशों के बावजूद मीशा टस से मस्त नहीं होती और वहीं पर रहती है। पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है, पर सुबह। इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी मैं हूं मैडम, आप अपने गमले कहीं और लगाइए। और आखिर आपकी जिद क्या है, क्यों है? सर, आप भी जानते हैं कि दिल्ली की पोल्यूशन का हाल क्या है। लोगों को, यहाँ तक कि अब स्कूल जाने वाले बच्चों को भी अब अस्थमा होने लगा है। कारण पोल्यूशन, धूल और मिट्टी। और उस पर से दिल्ली अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। हरियाली दिन प्रतिदिन गायब होती जा रही है। ऐसे में कोई गमला लगा रहा है तो आप उसे रोक रहे हैं। मैंने अगर घर में लगाया तो सबको प्रॉब्लम थी, किसी के ऊपर पानी टपक रहा था तो किसी को मिट्टी उड़ने से प्रॉब्लम थी। मैंने गार्डन में लगाया तो भी प्रॉब्लम, मैंने बिल्डिंग में जगह जगह लगाया तो भी प्रॉब्लम। आंटी आप ठीक कह रहे हो, मेरी टीचर ने भी कहा कि कीप क्लीन गो ग्रीन। बहुत अच्छी बेटा, देखा, बच्चे भी इसकी अहमियत समझते हैं, तो आप क्यों नहीं? हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है। जब मैं ब्याह कर दिल्ली आई थी तो क्या पेड़ पौधे, क्या हवा होती। आहा, पर अब तो हर जगह बस प्रदूषण, मिट्टी, धुआं ही दिखाई देता है। और बदले में मिलता क्या है? बीमारी। मीशा जी, आपकी बात सही है, पर हमारी भी समस्या समझिए ना। हम अपनी मेहनत की कमाई हुई गाड़ियों को यूं सड़क पर तो पार्क नहीं कर सकते। चोरियां हो जाती है, कोई उस पर स्क्रैचेस डाल देता है तो कोई ठोक के चला जाता है। हम भी तो मजबूर है ना आखिर। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप सब। मुझे इस बारे में बिल्डिंग में मीटिंग बुलानी थी, पर क्योंकि आप सब इधर है तो यहीं पर सारी बात कर लेते हैं, ठीक है? जी ठीक है। हाँ बेटा, हाँ हाँ।
ओके जी। यस, ठीक है। तो अब हमें ये मसला तो समझ में आ गया है। पौधे चाहिए पर पार्किंग भी ज़रूरी है। इसलिए हम एक काम करते हैं, हम पूरी बिल्डिंग में और आसपास की बिल्डिंग्स में भी पौधे लगवाना स्टार्ट करते हैं। गो ग्रीन का नारा लगाएंगे और लोगों को बोलेंगे कि अपने घर और अपनी सोसाइटी में पौधे लगाओ, और आगे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बताएंगे। क्यों, ठीक लग रहा है ना सबको ये? जी हाँ। ठीक है। पर ये करेगा कौन? हाँ, ये करेगा कौन? जाहिर सी बात है, हमारी लीडर होंगी मीशा जी। मीशा जी बिल्डिंग्स में जाके गमले रखने की जगह आइडेंटिफाई करेगी और ये तय करेंगी कि हम गमले और पौधों को कब और कहाँ लगाएंगे। क्यों, ठीक है ना? मीशा के तो होश ही उड़ गए। भाई, जिस सोसाइटी वालों ने उसके गमले बस कल ही तोड़े थे, वो इस सुझाव के लिए मान गए और वो उनकी लीडर बनेगी। उसके चेहरे पर तो अलग ही खुशी छा गई। जी हाँ सेक्रेटरी महोदय, अगर सबकी सहमति है तो मैं आज से ही ये काम करना स्टार्ट कर दूंगी। और इसी के साथ मीशा और उसकी सोसाइटी वालों ने मिलकर जगह जगह गमले लगाए और पौधे लगाने का इम्पोर्टेंस भी लोगों को समझाया। और तब से हमारे मीशा बहू का ससुराल बन गया ससुराल गमलों का। जगियापुर नाम के एक गांव में एक बहुत अमीर परिवार रहता था। उस परिवार में रामू सेठ अपनी माँ और बीवी के साथ रहता था। रामू सेठ की शादी को काफी समय हो गया था, परंतु उसकी बीवी मीणा की अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। एक दिन की बात है। मीणा, शादी को बहुत समय हो गया है, परंतु हमारी कोई संतान नहीं हो रही। लगता है अब हमें किसी बड़े डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाना पड़ेगा। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। अब हमें अपने संतान के लिए डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। ठीक है, मैं माँ से बात करूंगा और उन्हें इस बारे में बताऊंगा। ठीक है जी। अगली सुबह रामू सेठ अपनी माँ से बात करता है। माँ, हमारी शादी को बहुत समय हो गया है, परंतु हमें अभी तक कोई संतान नहीं हुई। मैं चाहता हूँ हमारी भी एक संतान हो, इसलिए मैं मीणा का इलाज किसी अच्छे बड़े डॉक्टर से करवाने की सोच रहा हूँ। हाँ बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारी संतान हो और अपने पोते को खूब प्यार से खिलाऊं मैं। रामू सेठ की माँ ने ये बोलकर साफ दर्शा दिया था कि उसे तो सिर्फ और सिर्फ एक पोता चाहिए था। ये बात रामू सेठ के दिमाग में भी घुस गई थी, परंतु वो अपनी माँ के इस जवाब पर कुछ नहीं बोलता और अपनी बीवी मीणा को एक बड़े डॉक्टर के पास ले जाता है। दोनों वहां जाकर अपनी सारी परेशानी बताते हैं। ठीक है, आपका एक पूरा मेडिकल कोर्स चलेगा जिसमें आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, तभी आपको संतान हो पाएगी। जी डॉक्टर साहब। रामू बीवी मीणा की ट्रीटमेंट शुरू करवाता है और डॉक्टर का कोर्स चालू करवा देता है। कहीं ना कहीं उसके मन में यही बात थी कि वो अपनी बीवी का इलाज करवा रहा है और इसलिए उसकी एक संतान लड़का ही होगा। उसकी बीवी मीणा एक बेटे को ही जन्म देगी। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद मीणा एक संतान को जन्म देती है, परंतु वो लड़का ना होकर एक लड़की होती है। मीणा पुत्री को जन्म देती है और वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है, परंतु उसका एक पुत्री को जन्म देना ना ही उसकी सास को पसंद आता है और ना ही उसके पति को। ये देख मीणा बहुत परेशान हो जाती है। आए दिन मीणा के घर में उसकी पुत्री को लेकर कभी मीणा की सास उसे सुनाती तो कभी उसका पति। मीणा बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, मीणा की सास मीणा को बहुत सुनाती है। इस पागल औरत ने जन्म भी दिया तो एक लड़की को। इसके इलाज पर मेरे बेटे ने इतना पैसा लगाया और ये औरत एक बच्चे को जन्म देती है। अरे शर्म से डूब मरना चाहिए। इससे अच्छा तो ये बांझ ही रहती तो सही रहता। मीणा को अपनी सास की ये बात सुनकर बहुत जोर से गुस्सा आता है। भाजी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो जी? मैं मानती हूँ मैंने एक पुत्र को जन्म ना देकर एक पुत्री को जन्म दिया है। आप चाहती थी कि मेरा एक पुत्र हो, परंतु इसमें मेरी क्या गलती है जी? और ना ही इस छोटी सी बच्ची की। अगर मुझे पता होता तो मैं अपना इलाज करवाती ही नहीं जी। इस लड़के से क्या हमारा वंश चलेगा? अरे तू खुद ही बता जो इसे पैदा करके बैठी है।
माँ जी, ये मेरी और आपके बेटे की पुत्री है, आप इसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं जी? ए पागल औरत, चुप कर, कुछ पता भी है? भाषण मत दे मुझे, आने दे मेरे बेटे को, आज देख तेरा क्या हश्र करवाती हूँ। कुछ ही देर में शाम हो जाती है और मीणा का पति रामू सेठ घर पर आता है। रामू की माँ रामू को सारी बात बताती है। बेटा, तेरी बहू तो दिन पर दिन बहुत ज्यादा बदतमीज होती जा रही है। क्यों माँ, ऐसा क्या हुआ? अरे तेरी बीवी ने मुझसे आज बहुत बदतमीजी से बात की। ये सुनकर रामू गुस्से से लाल हो जाता है। वो बिना कुछ सुने मीणा को मारने लगता है। रामू मीणा की बहुत जोरों से पिटाई करता है। अरे कोई बचाओ जी, मुझे बचाओ, मेरी कोई गलती नहीं है। अरे आपकी माँ ही मुझे कब से उल्टा बोले जा रही थी जी। रामू सेठ मीणा की एक नहीं सुनता, उसे और उसकी बेटी को घर से बाहर निकाल देता है। मीणा अपने पति के आगे हाथ पैर जोड़ती है। मुझे माफ कर दो जी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे घर से बाहर मत निकालो। इस छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी जी? आजकल जमाना कितना खराब है, मुझे माफ कर दो जी। नहीं नहीं, अब तो तू घर से निकल ही जा। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी औरत मेरी माँ से उल्टा बोले। तो मैं तुझे तलाक दूंगा, दूसरी बीवी लाऊंगा जो मेरे घर का वंश चलाएगी। देखते ही देखते रामू मीणा को धक्के मार के बाहर निकाल देता है। मीणा बहुत रोती है, परंतु उसकी कोई नहीं सुनता। वो अपनी छोटी सी बेटी को लेकर फुटपाथ पर रहने लगती है। वो अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए लोगों के घरों में काम करने लग जाती है। मीणा और उसकी बेटी सड़क के किनारे ही एक झोपड़ी डालकर रहने लगते हैं। समय बीतता है। मीणा की बेटी सोनिया बड़ी हो जाती है। मीणा उसे वहीं पास के सरकारी स्कूल में दाखिला करवा देती है। वो अपनी बेटी सोनिया से कुछ नहीं छुपाती थी। वो अपनी बेटी को सारी बात बताती और उसे बहुत प्यार करती। सोनिया को पता था कि उसकी माँ उसके लिए कितनी मेहनत करती है, इसलिए वो दिन रात मन से पढ़ाई करती थी। मीणा चाहती थी कि उसकी बेटी सोनिया बड़ी होकर IPS अफसर बने और उन तमाम औरतों को इंसाफ दिलवाए जिन्हें उसकी तरह दिक्कतें आ रही है। सोनिया भी बहुत पढ़ाई करती है और देखते ही देखते उसकी और उसकी माँ की मेहनत एक दिन रंग लाती है। सोनिया IPS अफसर बन जाती है। माँ, आपके लिए एक खुशखबरी है। क्या हुआ बेटा, क्या खुशखबरी है? माँ, मैं एक IPS अफसर बन गई हूँ। ये बात सुनकर मीणा बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी बेटी को खुशी के मारे गले लगा लेती है। माँ, मेरा बच्चा, आज तूने मेरी सारी मेहनत का फल मुझे दे दिया। माँ, IPS अफसर बनने के साथ साथ मुझे आपको एक और खुशखबरी भी सुनानी है। अब क्या खुशखबरी है बेटा? माँ, मुझे सरकार ने नौकरी के साथ साथ रहने के लिए एक घर भी दिया है। अब हमें फुटपाथ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है माँ। ये बात सुनकर मीणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बेटी को गले लगा लेती है। रोते हुए अपनी बेटी से कहती है, मुझे बेटा ना हुआ और एक बेटी हुई। तेरे कारण मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाला था। आज वही मेरी बेटी एक काबिल अफसर बन गई है। अब तो मैं ठाट बाट से रहूंगी। माँ, अब आपको काम पर जाने की भी जरूरत नहीं है। अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है और कमाने लग गई है। अब मैं बिल्कुल भी काम करने नहीं दूंगी आपको। आपने पहले ही मेरे लिए अपनी जिंदगी में बहुत परेशानी देखी है। अब मैं नहीं चाहती कि आपको किसी भी तरीके की तकलीफ हो। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगी। पर याद रखना, तुम्हें जो सरकार ने इतनी बड़ी नौकरी दी है उसका कभी गलत फायदा मत उठाना। अपने काम के प्रति हमेशा निष्ठावान रहना। जी माँ, बिल्कुल, आप फिक्र मत करो। मैं अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करूंगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लड़का और लड़की को एक समान देखना चाहिए।